नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 20 द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल यानी स्टेप क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। तो आज हम दुनिया के उन हिस्सों की सैर करेंगे जो विशाल खुले घास के मैदान हैं। कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए पेड़ नहीं, सिर्फ घास, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। ये हैं टेम्परेट क्रॉसलैंड्स। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि ये मैदान ऐसे क्यों है, मतलब यहाँ का मौसम कैसा होता है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनमें इतना फर्क क्यों है। बिल्कुल। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये स्टेप क्लाइमेट आखिर मिलता कहाँ है? सोर्स बताता है कि ये महाद्वीपों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में रेगिस्तानों के किनारे पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि ये वेस्टर्ली विंड बेल्ट में होने के बावजूद यहाँ पेड़ लगभग नहीं होते। अच्छा, वेस्टर्ली विंड्स तो बारिश लाती हैं, फिर पेड़ क्यों नहीं? यही तो मजेदार बात है। इसका सीधा सा कारण है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की कमी। मतलब ये समुद्र से इतने दूर है कि नमी वाली हवाएं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। एग्जैक्टली, पहुंचते पहुंचते वो सूख जाती हैं। इसे ऐसे समझे कि पानी का पाइप बहुत लंबा हो तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते पानी का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। अच्छा, मतलब बारिश की कमी के कारण ये ट्रीलेस हैं। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में ये कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं। सोर्स के हिसाब से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये ग्रासलैंड्स बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल हैं। सही, यूरेशिया में इन्हें स्टेप्स कहते हैं और ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं है। कितना बड़ा इलाका है ये? ये ब्लैक सी के किनारे से लेकर अल्ताई माउंटेन्स तक 2000 मील से भी ज्यादा फैले हुए हैं। 2000 मील, मतलब दिल्ली से लंदन तक की दूरी से भी ज्यादा। हाँ, लगभग उतना ही। सॉस में ये भी बताया गया है कि बीच बीच में पहाड़ आने से ये सिलसिला टूटता है। अच्छा। इसके अलावा हंगरी में पुस्टास और मंचूरिया के मैदानों में भी ये अलग थलग हिस्सों में मिलते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में? इन्हीं घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, ये नाम तो सबने सुना होगा, काउबॉय वाली फिल्मों में जो दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रॉकीज माउंटेन्स और ग्रेट लेक्स के बीच अमेरिकन कनेडियन बॉर्डर पर फैले हुए हैं। हमारा एक रेफरेंस शहर विनिपेग इन्हीं प्रेरीज में है। विनिपेग, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर पर। यहाँ मामला काफी अलग है ना? हाँ, यहाँ कॉन्टिनेंट्स उतने चौड़े नहीं हैं, इसलिए ये घास के मैदान भी लिमिटेड है और उन पर समुद्री हवा का असर ज्यादा होता है। जैसे अर्जेंटीना और यूरुग्वे के पंपास, ये तो सीधे समुद्र तट तक फैले हैं, इसलिए यहाँ क्लाइमेट ज्यादा मॉडरेट है। अच्छा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसी एक्सट्रीम्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर साउथ अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहते हैं। वेल्ड? ये कैसा नाम है? ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स और कालाहारी रेगिस्तान के बीच में है। सोर्स बताता है कि वेल्ड एक डच शब्द है जिसका मतलब फील्ड होता है और इसे फेल्ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ओके, वेल्ड। इसके भी दो हिस्से हैं, उत्तर में ज्यादा ट्रॉपिकल बुश वेल्ड और दक्षिण में टेम्परेट हाई वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं ये? हाँ, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया, जहां इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसन में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, यहाँ का मौसम। सोर्स साफ कहता है कि ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसका मतलब है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। हाँ, इसका मतलब है गर्मी पड़ेगी तो जबरदस्त और सर्दी पड़ेगी तो हड्डियां कंपा देने वाली। और इसका कारण वही है, लिटिल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, समुद्र एक नेचुरल थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, जो तटीय इलाकों को न ज्यादा गर्म होने देता है न ज्यादा ठंडा। और जब आप महाद्वीप के बीच में होते हैं तो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। सही पकड़ा, जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो गर्मियों की बात करें तो सोर्स के मुताबिक तापमान 66 डिग्रीज F, मतलब लगभग 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, यानी काफी गर्म। हाँ, गर्मियां वार्म टू हॉट होती हैं, लेकिन असली कहानी तो सर्दियों की है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ, वो विनिपेग वाला उदाहरण। बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरेशिया के स्टेप्स समुद्र से बहुत दूर हैं, इसलिए यहाँ की सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे चला जाता है। विनिपेग का उदाहरण तो चौंकाने वाला है। जनवरी में वहां का औसत तापमान -4 डिग्रीज F, यानी -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस, सोचिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से
36 डिग्री F नीचे है। बाप रे, मतलब हमारे घर का डीप फ्रीजर भी शायद इतना ही ठंडा होता होगा। शायद हाँ। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में कहानी बिल्कुल उल्टी है। वहाँ क्या होता है? वहाँ सर्दियाँ कभी भी सीवियर नहीं होती, बल्कि काफी माइल्ड होती हैं। सर्दियों के महीनों का औसत तापमान 35 डिग्री F से 55 डिग्री F के बीच रहता है। मतलब लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच। हाँ, फ्रीजिंग टेम्परेचर एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल नहीं। प्रिटोरिया का ही उदाहरण लें, वहाँ सबसे ठंडे महीने जुलाई का तापमान 52 डिग्री F, इन्हें लगभग 11 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, ये तो दिल्ली की एक अच्छी सर्दी वाली सुबह जैसा हुआ। बिल्कुल। सोर्स में जोहान्सबर्ग, बुएनोस आयरेस और मलजूरा की भी उदाहरण है, जहाँ सर्दियों का तापमान 49 डिग्री F के आसपास रहता है, जो साफ साफ समुद्र के मॉडरेटिंग इफेक्ट को दिखाता है। मौसम के इस एक्सट्रीम नेचर का सबसे बड़ा सबूत है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान का अंतर। हाँ, और ये कॉन्टिनेंटैलिटी का सीधा नतीजा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियां इतनी ठंडी होती हैं कि कई महीनों तक जमीन बर्फ से ढकी रहती है। और फिर बसंत में बर्फ पिघलती है और गर्मियों तक तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। अपनी लैटिट्यूड के हिसाब से ये बहुत गर्म है। सोर्स में दिए गए क्लाइमोग्राफ्स को देखें तो ये फर्क साफ नजर आता है। विनिपेग का एनुअल रेंज 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। ये बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। और इसकी तुलना प्रिटोरिया से कीजिए, जिसका रेंज सिर्फ 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और 20 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, मतलब विनिपेग का रेंज प्रिटोरिया के रेंज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोर्स इस ट्रेंड को और भी उदाहरणों से पक्का करता है ना? बिल्कुल। मंचूरिया के मुगडन का रेंज भी 69 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वहीं दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर के जोहानिसबर्ग का रेंज 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, बेनोस आयरेस का 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और मिल्दूरा का 28 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। एकदम साफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम रेंज और सदर्न हेमिस्फीयर में मॉडरेट रेंज, और इसकी वजह है जमीन और समुद्र से दूरी। तो तापमान की पहली तो सुलझ गई, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा, जो शायद पेड़ों के ना होने का असली गुनहगार है, वो है बारिश। यहाँ पानी का क्या सीन है? यहाँ बारिश बहुत कम और अनरिलायबल होती है। औसतन साल में सिर्फ 15 से 25 इंच। 15 से 25 इंच, ये तो बहुत कम है। हाँ, तुलना के लिए मुंबई में मॉनसून के सिर्फ 4 महीनों में इससे कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती है। ये बारिश पेड़ों के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर जब गर्मी में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो। और ये बारिश होती कब है, सर्दियों में या गर्मियों में? ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है, जब जमीन गर्म होने से कन्वेक्शनल करंट्स उठती हैं। अच्छा, मतलब छोटी मोटी बौछारें। हाँ, मूसलाधार बारिश नहीं। सर्दियों में जो भी थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन होती है, वो यूरेशियन स्टेप्स में बर्फ के रूप में होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के कारण बारिश थोड़ी ज्यादा और ज्यादा रिलायबल होती है। ये हल्की बारिश और बर्फी है, जो घास को जिंदा रखने के लिए काफी है, पर एक जंगल को पालने के लिए ना काफी। मतलब ये पेड़ों के लिए एक स्लो डेथ सेंटेंस जैसा है। बहुत सही कहा आपने। कमाल है। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ गर्मी में झुलसाने वाली धूप, सर्दियों में जमा देने वाली ठंड और पानी बस नाम का। ऐसे में यहाँ जिंदा कौन रहता है? मेरा मतलब है, वेजिटेशन कैसा होता है? यही तो प्रकृति का जादू है। यहाँ का असली हीरो है घास। ये कोई मामूली घास नहीं है, ये एक सर्वाइवर है। सर्वाइवर कैसे? ये छोटी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी जाती हैं। जब हालात खराब होते हैं, जैसे सर्दियों में या सूखे में, तो ये डॉर्मेंट हो जाती है, मतलब एक तरह से सो जाती है। और फिर? और जैसे ही बसंत में बर्फ पिघलती है या पहली बारिश होती है, ये फिर से हरी हो जाती है। मतलब ये घास कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। क्या नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की घास में भी कोई फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ घास छोटी और गुच्छेदार होती है, जिसे स्टेप ग्रास कहते हैं। अच्छा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे पैम्पास में, जहाँ नमी ज्यादा है, वहाँ घास लंबी और ज्यादा पौष्टिक होती है, जिसे अल्फाल्फा या लूसन कहते हैं। अल्फाल्फा, ये तो काफी पौष्टिक मानी जाती है। बहुत ज्यादा। ये इतनी पौष्टिक होती है कि ये दुनिया के बेहतरीन चारागाहों में से एक है। ये लैंडस्केप मौसम के साथ रंग बदलता है। वसंत में हरा भरा, गर्मियों में भूरा और सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर। तो हमारे पास एक ऐसा लैंडस्केप है जो विशाल है, समतल है और पोषक घास से भरा है। इसने इंसानी जिंदगी को कैसे शेप दिया होगा? यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की होती होगी? इस लैंडस्केप ने 2 बिल्कुल अलग तरह की जीवन शैलियों को जन्म दिया।
पहला है पुराना तरीका, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग मतलब घुमंतू चरवाहे। हाँ, यूरेशिया के स्टेप्स में सदियों तक किर्गिज जैसे कबीले अपने घोड़ों, भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। उनका पूरा जीवन इन जानवरों और घास के इर्द गिर्द घूमता था। ये पर्यावरण के साथ जीने का एक बेहतरीन तरीका था। बिल्कुल। और दूसरा तरीका जाहिर है वो आधुनिक होगा। क्या है वो? दूसरा तरीका है एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग। जब इंसानों ने हल और ट्रैक्टर का आविष्कार किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ट्री लेस प्लेन्स खेती के लिए जन्नत है। जन्नत? क्यों? जमीन उपजाऊ थी, जिसे चेरनोजेम या ब्लैक अर्थ कहते हैं, और कोई पेड़ साफ करने का झंझट नहीं था। बस हल चलाओ और बीज बो दो। तो इन्होंने इन मैदानों को खेतों में बदल दिया। बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पैम्पस और यूक्रेन के स्टेप्स को दुनिया के अन्न भंडार या ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड में बदल दिया गया। मतलब प्लाउइंग द प्रेरीज वाली बात। यहाँ मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? गेहूं। ये इलाके दुनिया के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स हैं। कनाडा के प्रेरीज और यूक्रेन के स्टेप्स व्हीट क्रेसेंट के नाम से मशहूर है। गेहूं के अलावा? इसके अलावा मक्का यानी कॉर्न भी उगाया जाता है, जिसे जानवरों को खिलाकर मोटा किया जाता है और फिर मांस के लिए बेचा जाता है। अर्जेंटीना के पंपास में तो कैटल रैंचिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहां के विशाल खेतों को एस्टेंशियाज कहते हैं। तो एक तरफ सदियों पुरानी घुमंतू संस्कृति और दूसरी तरफ दुनिया का पेट भरने वाली आधुनिक खेती। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बहुत बड़ा और बहुत तेज ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या कीमत? इन घास के मैदानों की ऊपरी मिट्टी को घास की जड़ों ने हजारों सालों से पकड़ कर रखा था। जब बड़े पैमाने पर हल चलाकर उसे उगाड़ दिया गया तो वो हवा और पानी से आसानी से इरोड होने लगी। अच्छा, सॉइल इरोजन। के दशक में अमेरिका में जो भयानक डस्ट बोल आया था वो इसी का नतीजा था। हजारों टन उपजाऊ मिट्टी धूल बनकर उड़ गई और कई इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो गए। तो हमारी पहेली लगभग सुलझ गई है। ये घास के मैदान, कॉन्टिनेंटैलिटी, कम बारिश और तापमान के एक्सट्रीम्स का नतीजा है। इस माहौल ने एक खास तरह की घास को जन्म दिया और उस घास ने घुमंतू चरवाहों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े किसानों तक सबको पाला है। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? हमने देखा कि ये ग्रासलैंड्स प्राकृतिक रूप से ट्रीलेस है, लेकिन इनकी जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य ने यहाँ बड़े पैमाने पर खेती शुरू की, जिसे प्लाउइंग द प्रेरीज भी कहा गया, तो इस पूरे इकोसिस्टम पर इसका लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ा होगा? और क्या आज हम उन प्रभावों को क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में और स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं? बिल्कुल। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब वर्षा पर आते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन। हमने तापमान के एक्सट्रीम्स की तो बात कर ली कि गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां जानलेवा ठंडी, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये है कि इन इलाकों में बारिश का क्या हिसाब किताब है? जब कोई जगह समंदर से इतनी दूर हो, महाद्वीप के बिल्कुल बीच में, तो वहां बादल पहुंचते भी होंगे। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि पानी ही तो तय करता है कि जमीन घास का मैदान बनेगी या रेगिस्तान। और पहली नजर में हमारा अंदाजा सही है, ये इलाके ज्यादातर सूखे ही होते हैं। इनकी जो कॉन्टिनेंटल लोकेशन है वही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन जो चीज इसे दिलचस्प बनाती है वो है इसकी विविधता। उत्तरी गोलार्ध की कहानी दक्षिणी गोलार्ध से बिल्कुल अलग है, और फिर कुछ ऐसी स्थानीय हवाएं हैं जो मौसम के सारे नियम बदल कर रख देती हैं। अच्छा, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। अगर हम एक औसत आंकड़ा लें तो यहाँ कितनी बारिश होती होगी? आमतौर पर सालाना औसत 20 इंच के आसपास रहता है, लेकिन ये रेंज काफी बड़ी है। कुछ जगहों पर सिर्फ 10 इंच तो कहीं-कहीं 30 इंच तक भी पहुंच जाती है। 20 इंच। इसे समझने के लिए अगर हम भारत से तुलना करें तो? हाँ, अच्छा पॉइंट है। दिल्ली में करीब 25 से 30 इंच बारिश होती है। तो आप समझ सकती हैं कि 20 इंच का मतलब है कि पानी की थोड़ी कमी तो रहती ही है। ये वो इलाका है जहां खेती बिना सोचे समझे नहीं की जा सकती। पानी का हिसाब रखना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, समुद्र से दूरी। हवा में नमी पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। हमारे पास कनाडा के विनिपेग का एक उदाहरण है जो बिल्कुल बीच में है। वहां लगभग 20 इंच बारिश होती है।
अब मेरी समझ तो यही कहती है कि जहां इतनी भयंकर सर्दी पड़ती हो वहां ज्यादातर प्रेसिपिटेशन तो बर्फ के रूप में ही होती होगी, राइट? यही तो सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, लॉजिकली तो यही लगता है, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। अच्छा। विनिपेग में ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है, जिसे डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम कहते हैं। जून और जुलाई के महीने सबसे ज्यादा गीले होते हैं, जब हर महीने लगभग 3 इंच से ज्यादा बारिश होती है। एक मिनट, गर्मियों में वो कैसे? गर्मियों में तो जमीन और गर्म और सूखी होनी चाहिए। इसका कारण है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब संवहनीय वर्षा। सोचिए, गर्मियों में जब महाद्वीप का अंदरूनी हिस्सा, ये जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है, भट्टी की तरह तपता है, तो जमीन के ठीक ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। हाँ हाँ। गर्म हवा हल्की होती है, तो वो तेजी से ऊपर उठती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, वायुमंडल में वो ठंडी होने लगती है। अब उस हवा में जो भी नमी है वो कंडेंस होकर, मतलब संघनित होकर बादल बना लेती है, और फिर दोपहर या शाम तक जोरदार बारिश होती है। ओहो, बिल्कुल वैसा ही जैसा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जून जुलाई की गर्मी में होता है। बिल्कुल, दिन भर की उमस के बाद अचानक काले बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश। एग्जैक्टली। तो ये वो वाली बारिश है जो अचानक आती है और सब कुछ भिगोकर चली जाती है। समझ गई। और सर्दियों का क्या? तब तो बारिश लगभग 9 के बराबर होती होगी। हाँ, सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है। जो थोड़ी बहुत होती भी है वो वेस्टर्लीज, मतलब पछुआ हवाओं के साथ आने वाले कभी कभार के डिप्रेशंस की वजह से होती है। डिप्रेशंस मतलब? कम दबाव के क्षेत्र। हाँ, लो प्रेशर एरियाज जो थोड़ी नमी ले आते हैं, लेकिन क्योंकि तापमान 0 से बहुत नीचे होता है तो ये नमी पानी की बूंदों के बजाय बर्फ के रूप में गिरती है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी होती रहती है, लेकिन वैसी भारी बारिश नहीं होती जैसे गर्मियों में होती है। समझ गई। तो उत्तरी गोलार्ध की कहानी साफ है। महाद्वीपीय प्रभाव, जिसके कारण गर्मियों में कन्वेक्शनल बारिश और सर्दियों में हल्की बर्फबारी। लेकिन दुनिया तो गोल है। क्या दक्षिणी गोलार्ध में भी यही कहानी दोहराई जाती है, या वहां समुद्र के होने से समीकरण पूरी तरह बदल जाता है? समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्टेपी घास के मैदान ज्यादातर संकरे हैं और समुद्र के प्रभाव में रहते हैं। वहां कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स उतने विशाल नहीं हैं। इसी समुद्री प्रभाव, मतलब मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से वहां की कहानी अलग है। ज्यादातर जगहों पर औसत वर्षा 20 इंच से ज्यादा होती है। और इसका कारण क्या है? सिर्फ समुद्र के पास होना? समुद्र के पास होना और साथ ही साथ गर्म समुद्री धाराओं का होना, वार्म ओशन करंट्स। ये गर्म धाराएं अपने ऊपर की हवा को गर्म और नम बना देती हैं। जब ये नमी से लदी हवा जमीन की तरफ आती है तो बारिश की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध के लैंडलॉक्ड स्टेपीज से बिल्कुल अलग स्थिति है, जहां नमी का कोई स्थायी स्रोत पास में नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण शायद दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया है, जहां 26 इंच बारिश होती है। लेकिन यहाँ का पैटर्न भी काफी अजीब है। ज्यादातर बारिश नवंबर से फरवरी के बीच होती है, जो वहाँ की गर्मियाँ हैं। पर जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में बारिश का आंकड़ा है 0, एक बूंद भी नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को तय करता है। ये 3 महीने का सूखा मौसम, ये जो एब्सोल्यूट ड्राई सीजन है, वहां के भेड़ पालन उद्योग के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। सोर्स में विनाशकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी बड़ा शब्द है। इसका असर कैसे पड़ता होगा? सोचकर देखिए, ये सिर्फ जानवरों के चारे का संकट नहीं है, ये एक आर्थिक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। जब 3 महीने तक बारिश नहीं होती तो चारागाह, मतलब पैस्चर्स, पूरी तरह सूख कर भूरे हो जाते हैं। घास खत्म हो जाती है। भेड़ें कमजोर होने लगती हैं। अगर भेड़ें कमजोर होती हैं तो ऊन की क्वालिटी गिरती है, मांस का उत्पादन कम होता है। इसका सीधा असर निर्यात पर पड़ता है, किसानों की आय घट जाती है। कई बार तो भेड़ों को बचाने के लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, या फिर महंगा चारा खरीदना पड़ता है, जो छोटे किसानों के लिए संभव नहीं होता। तो ये 3 महीने का सूखा सिर्फ मौसम की बात नहीं, ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता की नींव हिला सकता है। बिल्कुल। ये तो बहुत गंभीर बात है। और ये सूखापन उन जगहों पे और भी ज्यादा हो जाता होगा जो रेगिस्तान के करीब हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मिल्ड्यूरा। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के किनारे पर है और यहाँ तो बारिश सिर्फ 10.6 इंच होती है। ये तो लगभग हमारे जैसलमेर जैसा हो गया। बिल्कुल। और मिल्ड्यूरा के साथ एक और समस्या है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के रेन शैडो क्षेत्र में पड़ता है। रेन शैडो यानी वर्षा छाया क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए समुद्र से नमी से भरी हवा आ रही है और उसके रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाता है। हवा को पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ती है वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी पहाड़ के उसी तरफ बारिश के रूप में गिरा देती है। अच्छा।
इसीलिए पहाड़ों के विंडवर्ड साइड, यानी जिस तरफ से हवा आती है, वहां खूब हरियाली होती है। लेकिन जब तक हवा पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ उतरती है, तब तक वो अपनी सारी नमी खो चुकी होती है। वो एक सूखी हवा बन जाती है। पहाड़ का ये दूसरा हिस्सा, जहां बारिश नहीं होती, रेन शैडो एरिया कहलाता है। और मिल्ड्यूरा इसी रेन शैडो एरिया में है, इसलिए वहां सिंचाई के बिना खेती का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हर जगह ऐसी ही कहानी नहीं है। जोहानिसबर्ग में 30 इंच और ब्यूनस आयर्स में तो 38 इंच तक बारिश होती है। ये तो काफी अच्छी बारिश मानी जाएगी। सही कहा। और यही बात स्टेपी क्लाइमेट की विविधता को दिखाती है। ब्यूनस आयर्स को देखिए, वो अटलांटिक महासागर के काफी करीब हैं। उसे ब्राजीलियन करंट से लगातार नमी मिलती रहती है, इसलिए वहां वर्षा अधिक है। ये दिखाता है कि सिर्फ लैटिट्यूड या क्लाइमेट जोन का टैग ही काफी नहीं है, बल्कि समुद्र से दूरी, हवाओं का पैटर्न, समुद्री धाराएं और स्थानीय टोपोग्राफी जैसे पहाड़, ये सब मिलकर किसी जगह के मौसम का असली चरित्र तय करते हैं। ठीक है, तो हमने महाद्वीपीय और समुद्री प्रभावों को समझ लिया। लेकिन कभी-कभी, जैसा आपने शुरू में कहा था, स्थानीय हवाएं सारे नियमों को ताक पर रख देती हैं। और ऐसी ही एक हवा है चिनूक। नाम काफी दिलचस्प है। हाँ, और इसका काम और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये एक स्थानीय हवा है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पहाड़ों के पूर्वी ढलानों पर, मतलब प्रेरीज के मैदानों में बहती है। ये स्विट्जरलैंड की फॉन हवा की तरह ही है। ये सर्दियों या शुरुआती वसंत में आती है और इसे स्नो ईटर, यानी बर्फ खाने वाली हवा के नाम से भी जाना जाता है। स्नो ईटर, ये नाम तो किसी कहानी जैसा लगता है। ऐसा क्यों कहते हैं? और एक मिनट, जरा आंकड़ों को देखें। ये सिर्फ 20 मिनट के भीतर तापमान को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकती है। ये कैसे मुमकिन है ना? इनक्रेडिबल। मतलब अगर तापमान मान लीजिए से -20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये उसे कुछ ही मिनटों में +2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस पर ला सकती है, जस्ट लाइक दैट। ये कोई वैज्ञानिक घटना है या जादू? ये विज्ञान है, लेकिन किसी जादू से कम नहीं लगता। होता ये है कि प्रशांत महासागर से आने वाली नम हवा जब रॉकी पहाड़ों पर चढ़ती है तो अपनी नमी गिरा देती है। लेकिन जब ये सूखी हवा पहाड़ की दूसरी तरफ, यानी प्रेरीज के मैदानों की तरफ नीचे उतरती है, तो हवा का दबाव बढ़ता है। अच्छा। इस दबाव के कारण हवा बहुत तेजी से गर्म होती है। इसे अडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। मतलब बिना किसी बाहरी हीट सोर्स के हवा का गर्म हो जाना सिर्फ दबाव बढ़ने से। और नतीजा ये होता है कि कड़ाके की ठंड में, जब सब कुछ बर्फ से ढका हो, अचानक एक गर्म हवा का झोंका आता है जो तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर ले जाता है। इसका असर तो जबरदस्त होता होगा। मैं कल्पना कर रही हूँ कि किसान और चरवाहे इसका कैसे स्वागत करते होंगे। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव चारागाहों पर पड़ता है। ये बर्फ से ढकी जमीन को पिघला देती है। कई बार तो बर्फ सीधे भाप बनकर उड़ जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि सर्दियों में जब जानवर बाड़ों में बंद होते हैं, चिनूक हवा के आने से वो बाहर निकलकर चर सकते हैं। वाह! इससे तो किसानों का महंगा चारा खिलाने का खर्च बचता है और जानवरों को भी ताज़ा घास मिल जाती है। ये कृषि वर्ष को भी एक तरह से गति दे देती होगी। सही कहा। बर्फ जल्दी पिघलने का मतलब है कि किसान खेतों में बुआई जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए वहां के लोग कहते हैं कि अगर सर्दियों में चिनूक बार-बार आए तो इसका मतलब है कि सर्दियां हल्की रहेंगी। लेकिन क्या इस गर्म हवा का कोई नकारात्मक पहलू भी है? मेरा मतलब है, अचानक इतनी सारी बर्फ पिघलने से क्या अचानक बाढ़ का खतरा नहीं होता? या ये मिट्टी के लिए अच्छा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अगर बर्फ बहुत मोटी हो और चिनूक बहुत शक्तिशाली हो, तो नदियों में अचानक पानी बढ़ने से स्थानीय स्तर पर बाढ़ का खतरा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा होता है। जमीन की नमी को रिचार्ज करने में भी ये मदद करती है। ये प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है, जहां एक गर्म हवा का झोंका पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, खेती और जीवन शैली को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो हमने देखा कि स्टेपी क्लाइमेट में वर्षा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक जटिल पैटर्न है जो हर जगह अलग है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप का दबदबा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का। कहीं 3 महीने का सूखा भेड़ों के लिए काल बन जाता है, तो कहीं चिनूक जैसी हवा सर्दियों में वरदान बनकर आती है। यही पैटर्न तय करता है कि जमीन पर घास उगेगी या फसल, जानवर पाले जाएंगे या नहीं, और कुल मिलाकर वहां का जीवन कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेचुरल वेजिटेशन पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा फोकस है टेम्परेट ग्रासलैंड्स पर।
देखिए, जब मैं ग्रासलैंड्स या घास के मैदानों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सीधे हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्में आती हैं। हाँ, वो एक काउबॉयज और घोड़ों वाली। हाँ, दूर दूर तक फैली जमीन और एक अंतहीन आसमान। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ अमेरिका की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जो इमेज आपके दिमाग में है वो दुनिया के एक बहुत बड़े और ज़रूरी बायोम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोर्स हमें बताता है कि ये जो स्टेप शब्द है, हाँ, जो हम अक्सर सुनते हैं। ये असल में तो सिर्फ यूरेशिया के घास के मैदानों के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, सिर्फ यूरेशिया? जी, लेकिन फिर सर डडली स्टैम्प जैसे बड़े भूगोलवेत्ताओं ने, जोग्राफर्स ने इसका दायरा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, साउथ अफ्रीका के वेल्ट्स, इन सब की जो बुनियादी शक्लो सूरत है, जो जलवायु है, वो एक जैसी ही है। अच्छा, तो ये सब एक ही परिवार के सदस्य हुए, बस अलग-अलग महाद्वीपों में रहते हैं। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने ट्रॉपिकल सवाना की बात की थी, वो भी तो घास के मैदान है। तो फिर इनमें और स्टेप्स में फर्क क्या है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाना में आपको बिखरे हुए पेड़ ज़रूर दिखेंगे। वो एक तरह से पार्कलैंड जैसा लगता है। हाँ, सही बात है। लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ट्रीलेस होते हैं। पेड़ लगभग गायब ही होते हैं। और घास? और दूसरी बात, यहाँ की घास सवाना की लंबी हाथियों वाली घास के मुकाबले काफी छोटी और नर्म होती है। अगर सवाना मान लीजिए बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्म है, तो स्टेप एक शांत खूबसूरत आर्ट हाउस सिनेमा है। हाँ हाँ, क्या बढ़िया एनालॉजी है। कम दिखावटी लेकिन शायद ज्यादा गहरा। बिल्कुल। तो फिर इस आर्ट हाउस सिनेमा के भी अलग-अलग जानरे होंगे। मतलब क्या सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स एक जैसे ही दिखते हैं या इनमें भी कोई वैरायटी होती है? होती है, और बहुत बड़ी वैरायटी होती है। और यहाँ डायरेक्टर कोई इंसान नहीं है, बल्कि बारिश है। एग्जैक्टली रेनफॉल ही सब कुछ तय करती है। और सोर्स हमें एक मैजिक नंबर देता है, एक लक्ष्मण रेखा। और वो क्या है? 20 इंच, सालाना 20 इंच की बारिश। ये तय करती है कि घास का मैदान कैसा होगा, वहां की जमीन कैसी होगी, और सबसे दिलचस्प, वहां इंसान क्या करेगा। खेती या पशुपालन? बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 20 इंच की बारिश, ये सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पूरी सभ्यता का रुख तय कर सकती है। तो चलिए पहले उस तरफ चलते हैं जहां किस्मत अच्छी है, जहां बारिश 20 इंच से ज्यादा होती है। वहां क्या होता है? जहां बारिश 20 इंच से ज्यादा है, वहां हमें मिलती है लॉन्ग प्रेरी ग्रास। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। घास लंबी होती है, कभी-कभी 6-7 फीट तक भी पहुंच सकती है। अरे वाह! बहुत रसीली, हरी भरी और पौष्टिक होती है। जानवरों के लिए तो ये किसी दावत से कम नहीं। ये कुछ पंजाब के हरे भरे खेतों जैसा माहौल होगा। बिल्कुल, ये वो जमीन है जो कुदरती तौर पर बेहद उपजाऊ है। तो ये तो जमीन का सोना हुआ। प्राइम रियल एस्टेट। एब्सोल्युटली। ये दुनिया के कुछ सबसे अमीर खेती वाले इलाके हैं। आप सोचिए, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, जिन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सही, दुनिया का कितना गेहूं वहां उगता है। या फिर यूक्रेन और यूरोपियन रशिया का चर्नोजेम बेल्ट। चर्नोजेम, इसका मतलब काली मिट्टी है ना? हाँ, और ये इतनी उपजाऊ है कि सदियों से यहाँ खेती हो रही है। तो इन जगहों पर इंसान ने कुदरती घास को हटाकर अपनी फसलें उगानी शुरू कर दी, क्योंकि जमीन में वो दम था। ये वो जगह है जहाँ बड़ी-बड़ी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बसी। सही। में जहाँ किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ बादल कम बरसते हैं। 20 इंच की लक्ष्मण रेखा के उस पार की दुनिया, वो कैसी दिखती होगी? वहां का नजारा बिल्कुल अलग है। 20 इंच से कम बारिश वाले इलाकों में हमें शॉर्ट स्टेप टाइप घास मिलती है। शॉर्ट स्टेप? ये घास छोटी, सूखी और कांटेदार जैसी होती है। सोर्स में इसके लिए वायरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एक हरे कालीन की तरह नहीं बिछी होती। ये डिसकंटिन्यूअस क्लम्स में उगती है। डिसकंटिन्यूअस क्लम्स मतलब छोटे-छोटे गुच्छों में। हाँ, छोटे-छोटे गुच्छों में, और उन गुच्छों के बीच में आपको खाली नंगी जमीन दिखेगी। अच्छा, तो एक पैच घास का, फिर थोड़ी खाली मिट्टी, फिर दूसरा पैच। तो ये लैंडस्केप काफी बिखरा-बिखरा और रूखा सा लगता होगा। हाँ, और इसकी वजह भी है। घास का गुच्छों में उगना पानी बचाने की एक स्ट्रैटेजी है। ये आपको एशिया के अंदरूनी हिस्सों में, महाद्वीपों के बिल्कुल बीच में मिलेगा, जहां समुद्र से आने वाली नमी पहुंच ही नहीं पाती। जहां बारिश बहुत कम और अनरिलायबल होती होगी। बिल्कुल। मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती।
ऐसे में यहाँ यूक्रेन जैसी बड़े पैमाने पर खेती करना नामुमकिन है। तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने रांचिंग को अपनाया, बड़े बड़े फार्म बनाए और मवेशी पालने लगे, क्योंकि जानवर इस छोटी सूखी घास पर गुजारा कर सकते हैं। अमेरिका के हाई प्लेन्स का जो काउबॉय कल्चर है वो इसी तरह के लैंडस्केप की देन है। प्रिसाइजली। Here's where it gets really interesting for me. एक ही बायोम, लेकिन सिर्फ कुछ इंच बारिश के फर्क से दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बन गई। है ना कमाल की बात। एक तरफ किसान, गांव, अनाज की खेत, दूसरी तरफ चरवाहे, रैंच और विशाल खुले मैदान। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है, इन मुश्किल जगहों पर जहां इतनी कम बारिश है, लंबा सूखा है और सर्दियां में भयानक होती होंगी, हाँ, बहुत कठोर, वहां पेड़ क्यों नहीं उग पाते? घास में ऐसा क्या खास है जो वो सर्वाइव कर जाती है? What's its secret weapon? इसका सीक्रेट वेपन इसकी सादगी और लचीलेपन में छिपा है। पहली बात तो ये कि पेड़ों के मुकाबले घास को पानी की जरूरत बहुत कम होती है। अच्छा। साल में 10 से 20 इंच बारिश इसके लिए जन्नत है, जबकि इतने पानी में ज्यादातर पेड़ दम तोड़ देंगे। और दूसरी बात ये बहुत रेजिलिएंट है, मतलब इसमें हालात से लड़ने की जबरदस्त क्षमता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार, जैसा सोर्स बताता है, वो है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी, इसे आसान भाषा में समझाएं तो? कह सकते हैं कि ये घास पावर नैप लेने में माहिर है। हा, पावर नैप, दैट्स अ परफेक्ट वे टू पुट इट। जब मौसम बहुत ज्यादा सूखा या ठंडा हो जाता है, मतलब दुश्मन सामने खड़ा है, तो ये लड़ने के बजाय अपनी सारी एनर्जी बचाकर एक तरह से सो जाती है। हाँ, एक टैक्टिकल रिट्रीट है, सरेंडर नहीं। बिल्कुल। ऊपरी हिस्सा भले ही सूख कर भूसा बन जाए, लेकिन इसकी जड़ें जमीन के नीचे जिंदा और सुरक्षित रहती हैं। और ये सिर्फ एक नींद नहीं है, ये एक तरह का हाइबरनेशन है। ये अपनी सारी लाइफ फोर्स को जमीन के नीचे अपनी जड़ों में समेट लेती है, जैसे कोई कछुआ खतरे के वक्त अपने खोल में सिमट जाता है। वाह, ऊपर से सब शांत, सब खत्म हुआ सा लगता है, लेकिन अंदर जान बाकी होती है। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी मेहरबान होता है, सोर्स के मुताबिक तापमान लगभग 43 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, और थोड़ी सी नमी मिलती है, बस ये जड़ें वापस जाग जाती हैं और जमीन से नई कोंपलें फूट पड़ती हैं। इट्स अ ब्रिलियंट सर्वाइवल मैकेनिज्म। वाह, ये तो प्रकृति का एक अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल है। तो चलिए इसी साइकिल को एक कहानी की तरह देखते हैं। इन घास के मैदानों में एक पूरा साल कैसा दिखता होगा, मौसम के साथ इसका रूप कैसे बदलता होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं बसंत से। स्प्रिंग यहाँ नई जिंदगी का पैगाम लाता है। सर्दियों की बर्फ पिघलती है, जमीन नर्म होती है और वो जो डॉर्मेंट जड़ें हैं वो जाग उठती हैं। हाँ, हर तरफ हरी ताजी घास की एक चादर बिछ जाती है। साथ में छोटे छोटे रंग बिरंगे जंगली फूल भी खिलते हैं, जो इस हरे समंदर में रंगों के छींटे जैसे लगते होंगे। क्या बात है। देर बसंत और शुरुआती गर्मियों की हल्की बारिश इस ग्रोथ को और तेज कर देती है। जानवरों के लिए तो ये पार्टी का समय होता होगा, और जो नोमैडिक हर्ड्समैन हैं उनके लिए ये साल का सबसे उम्मीदों भरा और व्यस्त समय होता होगा। यहाँ का कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अपना असली रंग दिखाता है। तापमान बहुत बढ़ जाता है और तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो जमीन की सारी नमी सोख लेती हैं। बिल्कुल, ये गर्मी और सूखा घास को झुलसा देते हैं। वो जो हरी नीली ताजगी थी वो पहले पीली पड़ती है और फिर जलकर भूरी हो जाती है। तो वो जो वसंत की रौनक थी वो बस कुछ ही महीनों की मेहमान होती है। हाँ, और फिर पतझड़ और सर्दियां आती हैं। पतझड़ में ये सूखी घास पूरी तरह मर जाती होगी। ऊपर से, जैसा हमने बात की, ये सिर्फ ऊपरी मौत है। असली खजाना यानी जड़ें जमीन के नीचे ठंड का इंतजार कर रही होती हैं। फिर आती हैं लंबी और बर्फीली सर्दियां। हाँ, तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बर्फ की जो परत जमती है वो बहुत गहरी नहीं होती, और ये बर्फ दुश्मन होने के साथ साथ दोस्त का काम भी करती है। दोस्त? वो कैसे? बर्फ तो चीजों को और ठंडा कर देती है। यदि कंबल की तरह काम करती है, एक नेचुरल इंसुलेटर। अच्छा। ये बर्फ की पतली परत जड़ों को सबसे कड़ाके की जानलेवा ठंड से बचाती है। तो सर्दी एक तरफ जान लेती है और दूसरी तरफ अपनी ही बर्फ से जान बचाती भी है। कमाल है। चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है। सब कुछ रुका हुआ, जमा हुआ सा लगता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये बस एक पॉज है। प्रकृति की एक लंबी सांस। एंड देन द साइकिल रिपीट्स। हाँ, और फिर अगली बसंत के साथ बर्फ पिघलती है और वो दबी हुई जिंदगी फिर से जी उठती है। द स्टेप इज अलाइव अगेन।
ये वाकई कमाल का साइकिल है। अब जरा इस लैंडस्केप की तस्वीर पर वापस आते हैं। आपने शुरू में कहा था कि ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस है। ये इतनी खाली खाली, इतनी अंतहीन क्यों लगती है? इसके कारण वही हैं जिनकी हमने बात की। कम बारिश, लंबा गर्म सूखा और कड़ाके की सर्दियां। ये तीनों चीजें मिलकर हाँ, ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें बड़े पेड़ पनप ही नहीं सकते। उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं जा पाती, उन्हें पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो आपको मीलों तक सिर्फ घास का एक समंदर ही दिखता है, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ग्रास। इस मोनोटनी को अगर कोई चीज तोड़ती है तो वो है नदियों या नालों के किनारे। जहां थोड़ा ज्यादा पानी मिलता है वहां आपको विलोज, चिनार या एल्डर्स जैसे कुछ पेड़ दिख जाएंगे। ये पेड़ उस बंजर लैंडस्केप में जिंदगी के नखलस्तान जैसे लगते होंगे। बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि अगर आप इन घास के मैदानों में अपनी लोकेशन बदलें तो लैंडस्केप भी बदलता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अगर आप इन मैदानों से ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ जाएंगे, जहाँ थोड़ी ठंडक और नमी बढ़ती है, तो पेड़ दिखने लगेंगे। हाँ, आपको घास के बीच कुछ बिखरे हुए पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये घास के मैदान जंगलों में बदल जाते हैं। और अगर इसका उल्टा करें, भूमध्य रेखा की तरफ, हाँ, इक्वेटर की तरफ जाने पर जहाँ गर्मी और सूखापन बढ़ता है, तो घास और छोटी और बिखरी हुई होती जाएगी और आखिरकार रेगिस्तान में मिल जाएगी। सही, आखिरकार ये कांटेदार झाड़ियों वाले रेगिस्तान में मिल जाएगी। ये दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक स्पेक्ट्रम पर है, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। What's fascinating here is, ये तो हुआ कुदरती लैंडस्केप, लेकिन इंसानों ने भी तो इसमें अपनी छाप छोड़ी है, खासकर उन उपजाऊ इलाकों में जहां खेती शुरू हो गई। सोर्स में सस्केचुआन, कनाडा के प्रेरीज की एक तस्वीर का जिक्र है, जहां गेहूं के बड़े बड़े खेत हैं। हाँ, वहां एक अजीब सी चीज दिखती है, घरों के चारों ओर पेड़ों की सीधी कतारें। हाँ, और ये मानव निर्मित लैंडस्केप का एक क्लासिक उदाहरण है। इन कल्टीवेटेड रीजन्स में लोग अपने घरों और खेतों के चारों ओर पेड़ों की दोहरी कतारें, डबल रोज ऑफ ट्रीज लगाते हैं। पहली नजर में ये बहुत आउट ऑफ प्लेस लगता है। एक सपाट मैदान में पेड़ों की ये परफेक्ट जियोमेट्रिक लाइंस, ये कुदरती तो नहीं हो सकती। नहीं। और इसका कारण सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सर्वाइवल है। एग्जैक्टली। ये पेड़ एक शील्ड या विंड ब्रेक का काम करते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ, जहाँ मीलों तक कोई पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, वहां हवा बिना किसी रुकावट के तूफान की रफ्तार से चलती होगी। आप बिल्कुल सही कल्पना कर रही हैं। सर्दियों में जब तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता है और 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चलती है, तो वो हवा जानलेवा हो सकती है। उसे विंडचिल कहते हैं। हाँ, वो पेड़ सिर्फ घर को गर्म रखने में मदद नहीं करते, वो सचमुच जिंदगियां बचाते हैं। वो गर्मियों में गर्म हवा और धूल के बवंडर से भी बचाते हैं। जरा इस सीन की एक तस्वीर खींचते हैं। कोई एक ऐसी जगह के ऊपर से हवाई जहाज में उड़ रहा है। नीचे मीलों तक ना कोई बाड़, फेंसेस, ना कोई झाड़ियां, हेजेस, बस सपाट जमीन पर बने खेतों के चौकोर पैटर्न्स हैं। और फिर अचानक आपको पेड़ों की ये सीधी सीधी लाइनें दिखती हैं जो किसी एक घर को घेरे हुए हैं। ये आसमान से एक बहुत ही अनोखा लैंडमार्क लगता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये उस सपाट जमीन पर इंसान के वजूद का निशान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट भी है। एक इतने विशाल, अंतहीन और डरावने लैंडस्केप में वो पेड़ों का घेरा एक छोटा सा सुरक्षित इंसानी दायरा बनाता है। वो कहता है, इस घास के समंदर में ये मेरा छोटा सा द्वीप है, ये मेरा घर है। वाह, ये प्रकृति और इंसान के बीच के संघर्ष और सहयोग दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस चर्चा को अगर समेटे तो टेम्परेट ग्रासलैंड सिर्फ घास के मैदान नहीं है, ये बारिश की एक मामूली सी लकीर पर बंटी दो अलग अलग दुनियाएं हैं। ये एक ऐसी वनस्पति की कहानी है जो पावर नैप लेकर मौत को भी धोखा दे देती है, और ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर प्रकृति और इंसान दोनों ने अपनी अपनी कहानी लिखी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये हमें दिखाता है कि लैंडस्केप सिर्फ एक स्टैटिक बैकड्रॉप नहीं होता जिस पर इंसानी नाटक चलता है। लैंडस्केप खुद एक एक्टिव कैरेक्टर होता है। सही। कितनी बारिश होगी ये तय करेगा कि आप किसान बनेंगे या चरवाहे। जमीन सपाट होगी तो आपको हवा से बचने के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पर्यावरण हमारी संस्कृति, हमारी आदतें, हमारी तकनीक और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी कितने गहरे स्तर पर शेप देता है। तो ये थी कहानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करते हैं। जब हम शीतोष्ण घास के मैदानों यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही
शांत खूबसूरत तस्वीर आती है ना? बिल्कुल, मीलों तक फैली हरी भरी घास हवा में लहराती हुई। हाँ, और शायद कुछ जंगली जानवर घूम रहे हो। बिल्कुल, और हमारे सोर्सेज के हिसाब से ये तस्वीरें एक जमाने में हकीकत थीं। हाँ, एशियाई स्टेपीज में जंगली घोड़े दौड़ते थे, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज में तो लाखों की तादाद में बाइसन के झुंड घूमते थे। अच्छा। और पंपास में जंगली भैंसें, वो एक आप कह सकते हैं एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम था, एक पूरी दुनिया जो अपने नियमों पर चलती थी। लेकिन सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों की भी। हाँ, यहाँ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक यानी खानाबदोश कबीले रहते थे। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से इन जानवरों और घास के मैदानों के साथ एक तालमेल में थी। आज हम इसी दुनिया के बदलने की कहानी पे बात करेंगे। कैसे ये खुली जमीन रातों रात दुनिया की रोटी की टोकरी बन गई, और इस बदलाव की कीमत क्या थी और किसने चुकाई। यहाँ रहने वाले लोग जैसे कि किर्गिज या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज के मूल निवासी, हाँ, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। देखिए, हमारे सोर्सेज में उन्हें रेड इंडियंस कहा गया है, जो आज एक पुराना और संवेदनशील शब्द माना जाता है, तो हम उन्हें मूल निवासी कहेंगे। सही बात है। ये सिर्फ जमीन का बदलना नहीं था, ये पूरी एक जीवन शैली, एक पूरी संस्कृति का अंत था। तो चलिए इसी बदलाव को परत दर परत समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ड्रामेटिक बदलाव क्या था? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पिछले कोई 150-200 सालों में इन ग्रासलैंड्स का पूरा नक्शा ही बदल गया है। आज इनका असली ओरिजिनल लैंडस्केप मिलना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये सुनकर अजीब लगता है ना? जैसे कोई कहे कि दिल्ली के चांदनी चौक की सारी पुरानी हवेलियां गिराकर वहां शीशे के मॉल्स बना दिए गए। सही कहा। और ये बदलाव आया खेती की वजह से। इन घास के मैदानों को एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टीवेशन के लिए जोत दिया गया। मैकेनाइज्ड मतलब मशीनों से? हाँ, अब यहाँ जोतने का मतलब वो नहीं है कि कोई किसान हल बैल लेकर निकला है। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक पैमाने की, इंडस्ट्रियल स्किल। अच्छा। ये वो दौर था जब नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। जॉन डियर का स्टील प्लाव, जिसने पहली बार इन मैदानों की मोटी और सख्त घास की जड़ों को काटना मुमकिन बनाया। और फिर साइरस मैकॉर्मिक की मैकेनिकल रीपर, जिससे एक आदमी उतना काम कर सकता था जितना पहले 50 लोग मिलकर करते थे। Here's where it gets really interesting. इसी टेक्नोलॉजी और जमीन के मेल ने इन इलाकों को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का अन्न भंडार बना दिया। बिल्कुल। हमें जो एक तस्वीर दी गई है सिस्कैचुअन कनाडा की, उसमें रेलवे लाइन के पास बड़े बड़े ग्रेन एलिवेटर्स दिख रहे हैं। हाँ, वो विशाल गोदाम जैसे। हाँ, जहां से उसे ट्रेनों में भरकर बंदरगाहों तक और फिर पूरे दुनिया में भेजा जाता है। वो रेलवे लाइन और वो एलिवेटर्स, ये उस पूरी सप्लाई चेन की रीढ़ थे। और ये सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं रहा। जो इलाके थोड़े ज्यादा गर्म और नम थे, जैसे अमेरिका का कॉर्न बेल्ट, वहां मक्का की खेती होने लगी। लेकिन एक और बहुत जरूरी बदलाव हुआ जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वहां की जो प्राकृतिक घास थी, जिसे टफ्टेड ग्रास कहते हैं, उसे हटाकर ज्यादा पौष्टिक घास उगाई जाने लगी। अच्छा, टफ्टेड ग्रास में क्या दिक्कत थी? वो तो वहां की नेटिव घास थी, हजारों सालों से उग रही थी। दिक्कत कमर्शियल एंगल से थी। टफ्टेड ग्रास गुच्छों में उगती है और जानवरों के लिए उतनी पौष्टिक नहीं होती। अच्छा। कमर्शियल रांचिंग के लिए आपको ऐसी घास चाहिए जो एक कालीन की तरह फैले और जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, ताकि जानवर जल्दी वजन बढ़ाएं। मतलब ज्यादा प्रॉफिट। एग्जैक्टली। इसीलिए उसे हटाकर ल्यूसन या अल्फा अल्फा जैसी घास लगाई गई, जो इम्पोर्टेड किस्में थीं। ये पूरा मॉडल एफिशिएंसी और प्रॉफिट पर आधारित था। एक मिनट, लेकिन इस एफिशिएंसी की कोई इकोलॉजिकल कीमत भी तो होगी? मतलब आप एक पूरे लैंडस्केप का नेचुरल वेजिटेशन बदलकर बाहर से लाई हुई फसलें या घास उगा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारे सोर्सेज इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। जब आप हजारों एकड़ जमीन से नेटिव घास हटाकर सिर्फ एक ही फसल यानी मोनोकल्चर फार्मिंग करते हैं, तो जमीन की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कैसे? मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। बायोडाइवर्सिटी का तो पूछिए ही मत। जहां पहले सैकड़ों तरह के पौधे, कीड़े मकोड़े और जानवर होते थे, वहां अब सिर्फ गेहूं या मक्का है। तो पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। 1930s में अमेरिका में जो भयानक डस्ट बोल आया था, वो इसी तरह की फार्मिंग का नतीजा था, जब सालों के सूखे के बाद पूरी की पूरी टॉप सॉइल हवा में उड़ गई थी। तो एक तरफ दुनिया का पेट भरने के लिए अन्न भंडार बन रहा था और दूसरी तरफ जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही थी। ये तो विकास का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सही कहा। चलिए इस बदलाव से पहले की दुनिया पर नजर डालते हैं।
ये खाना बदोश लोग कौन थे और उनकी जिंदगी कैसी थी? हमारे सोर्सेज हमें एशियाई स्टेपीज के किर्गिज, कज़ाक और कलमुक जैसे कबीलों की जिंदगी की एक झलक देते हैं। उनकी जिंदगी अरब के रेगिस्तान के बेदुइन जैसी थी, हमेशा सफर में। उनकी पूरी दुनिया उनके पालतू जानवरों के इर्द गिर्द घूमती थी। मवेशी, भेड़, बकरियां और घोड़े। वो अपने झुंडों के साथ दूर दूर तक सफर करते थे, बस ताजी घास और पानी की तलाश में। मतलब उनकी जिंदगी का कैलेंडर मौसम तय करता था, घड़ी या तारीखें नहीं। हाँ, जैसे आज भी हिमाचल या उत्तराखंड में गद्दी समुदाय के लोग अपनी भेड़ों के साथ गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियों में नीचे मैदानों में आ जाते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। हाँ। और ये जानवर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं थे, ये उनकी लाइफलाइन थे। हाँ। सोर्स में एक लाइन है, यू वुड बी सरप्राइज्ड एट द नंबर ऑफ थिंग्स दे मेड आउट ऑफ दीज। आप हैरान रह जाएंगे कि वो इन जानवरों से क्या-क्या बनाते थे। आज हम सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे ये कोई नया आइडिया हो। हाँ हाँ। लेकिन सोर्सेस के हिसाब से तो ये लोग इसे हजारों साल से जी रहे थे। तो क्या हम जिसे विकास कहते हैं वो असल में कुछ मामलों में पीछे जाना तो नहीं था? ये एक बहुत गहरी बात है। देखिए, वो सच में जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जीते थे। दूध से मक्खन, चीज और दही बनाते थे, मांस खाते थे, ऊन से अपने टेंट, जिन्हें यर्ट कहते हैं। अच्छा, यर्ट। हाँ, वो और गर्म कपड़े बनाते थे। चमड़े से जूते, सैडल यानी घोड़े की काठी और बेल्ट बनाते थे। अच्छा। जो एक घुड़सवार समाज के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों और सींगों को भी फेंका नहीं जाता था। कुछ भी नहीं। उनसे कंघी, औजार, बर्तन और हथियार बनाए जाते थे। ये सब सुनकर मुझे अपने दादा दादी की याद आती है, जो कहते थे कि पुरानी चीजों को फेंका नहीं जाता, उन्हें किसी न किसी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे पुराने कपड़ों से पायदान बनाना या टूटे कप में पौधे लगाना। ये वही माइंडसेट है, बस एक बहुत बड़े स्केल पर। सही बात है। और वो सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं थे, उनका बाहरी दुनिया से ट्रेड भी होता था। अच्छा। हाँ, वो अपने हाथ से बने सामान को व्यापार चौकियों या सिल्क रूट से गुजरने वाले कारवां के साथ एक्सचेंज करते थे। और बदले में क्या लेते थे? अनाज, चाय, चीनी, दवाइयाँ और यहाँ तक के बंदूकें भी। इससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ रहे थे। लेकिन ये जिंदगी आसान नहीं रही होगी। सोर्स बताता है कि यहाँ का माहौल बहुत कठोर था। बहुत ज्यादा। लंबी बर्फीली सर्दियां और बेहद गर्म गर्मियां, बारिश का कोई भरोसा नहीं। इसी मुश्किल माहौल ने किर्गिज लोगों को बहुत मजबूत और निडर बना दिया था। उन्हें तातार भी कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो उनके लड़ाकू स्वभाव को दिखाता है। What's fascinating here is, इसी मजबूती की वजह से उन्होंने रूसियों के अधीन होने का लंबे समय तक विरोध किया। वो अपनी आज़ादी और जीवन शैली को आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। तो ये एक तरह से अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अपने वजूद की लड़ाई थी। तो फिर ये अंत हुआ कैसे? ये हजारों साल पुरानी जीवन शैली आखिरकार खत्म कैसे हो गई? ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा लगता है। हाँ, और ये बहुत तेजी से हुआ। कम्युनिस्ट शासन के तहत इस पूरी घुमंतू जीवन शैली को पिछड़ा हुआ और अकुशल माना गया। अच्छा। देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड सरकार के लिए घूमते फिरते लोगों पर शासन करना, उनसे टैक्स वसूलना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सोची समझी पॉलिसी के तहत उन्हें एक जगह बसने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर किया गया मतलब ये उनकी मर्जी से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था। उनकी जमीनें, जो सदियों से उनके चारागाह हुआ करते थे, उन्हें जब्त कर लिया गया। ओह गॉड। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें सख्ती से दबाया गया। उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ दिया गया। उन्हें जबरदस्ती गांव में बसाया गया और उन खेतों पर मजदूरी करने को कहा गया जो कभी उनके अपने हुआ करते थे। ये तो किसी के लिए अपनी जड़ों को खो देने जैसा है। कल्पना कीजिए किसी मछुआरे को समुद्र से दूर रेगिस्तान में रहने के लिए भेज दिया जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। So what does this all mean for their land? उस जमीन का क्या हुआ जिस पर वो आजादी से घूमते थे? उस जमीन को विशाल कलेक्टिव फार्म्स, जिन्हें कोलखौज कहते थे, और स्टेट फार्म्स यानी सौवखोज में बदल दिया गया। अच्छा, कोलखौज और सौवखोज। हाँ, इन फार्मों का मकसद था एक औद्योगिक मॉडल पर बड़े पैमाने पर अनाज उगाना या पशुपालन करना। उनकी व्यक्तिगत आज़ादी और सामुदायिक मिल्कियत की जगह एक सेंट्रलाइज्ड सरकारी कंट्रोल ने ले ली। तो वो अपनी जमीन के मालिक से मजदूर बन गए। हाँ, ये एक जबरदस्त स्ट्रक्चरल चेंज था जो ऊपर से थोपा गया था। तो ये कहानी सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं है, ये एक संस्कृति के मिट जाने की भी कहानी है।
एक तरफ दुनिया को अन्न भंडार मिला, सस्ता गेहूं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक पूरी जीवन शैली, एक पूरा ज्ञान तंत्र जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चल रहा था, वो हमेशा के लिए खो गया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये हमें विकास या डेवलपमेंट के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सही बात है। जब हम किसी क्षेत्र का विकास करते हैं तो हम अक्सर जीडीपी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जैसे आंकड़ों को देखते हैं। हाँ, नंबर्स। हाँ, सिर्फ नंबर्स। हम ये नहीं देखते कि उस बदलाव का वहां के लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान और उनकी खुशी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी ही विकास का एकमात्र पैमाना है, या इसमें कल्चरल प्रिजर्वेशन और ह्यूमन डिग्निटी भी शामिल होनी चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। ये सोचना जरूरी है कि जब हम एक चीज बनाते हैं या एक सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है और वो कीमत कौन चुकाता है। बिल्कुल। अगली बार जब हम अपने घर में रोटी या ब्रेड खाएं तो शायद हमें इन घास के मैदानों और उन लोगों की ये कहानी भी याद आएगी जिनका सब कुछ इस बदलाव में खो गया। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम विस्तृत मशीनीकृत गेहूं की खेती यानी एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टीवेशन पर चर्चा करेंगे। पिछले हिस्से में हमने जलवायु और प्राकृतिक घास को समझा। अब देखते हैं कि इंसानों ने इस लैंडस्केप को कैसे बदला है। जब भी कोई टेम्परेट ग्रासलैंड्स मतलब इन शीतोष्ण घास के मैदानों का नाम लेता है ना, तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, मीलों तक फैले गेहूं के सुनहरे खेत। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये जगह बनी ही खेती के लिए थी। जैसे अपने हम पंजाब हरियाणा को देश का गेहूं का कटोरा कहते हैं, वैसे ही ये प्रेरीज और स्टेप्स ये तो पूरी दुनिया की ब्रेड बास्केट है। बिल्कुल, ये दुनिया का पेट भरते हैं। और इनके ब्रेड बास्केट बनने के पीछे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ के मौसम और भूगोल का। अच्छा। पहले अगर मौसम की बात करें तो यहाँ की जो ठंडी और नमी वाली वसंत होती है वो गेहूं के पौधे को शुरुआती दिनों में मतलब अंकुरित होने और बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देती है। मतलब पौधे को शुरुआत में जो पानी और ठंडक चाहिए वो उसे भरपूर मिल जाती है। लेकिन सिर्फ ठंडे मौसम से तो काम नहीं चलेगा, फसल को पकने के लिए धूप भी तो चाहिए होगी। एग्जैक्टली, यही तो असली जादू है। वसंत की नमी के बाद जब गर्मियां आती हैं तो वो गर्म और धूप से भरी होती हैं। ये न सिर्फ दानों को पकाने और उन्हें सुनहरा करने के लिए जरूरी है, बल्कि कटाई के बाद भूसे को सुखाने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। अच्छा। तो आपको ग्रोथ साइकिल के दोनों सिरों पर आइडियल कंडीशंस मिल रही हैं। और भूगोल, आपने कहा था कि भूगोल का भी बड़ा हाथ है। भूगोल शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। ये जमीन मीलों तक सपाट है, कोई पहाड़ नहीं, कोई उबड़-खाबड़ इलाका नहीं। हाँ। बस एक विशाल समतल मैदान। अब आप सोचिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, हल जोतने के लिए या कटाई करने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सही बात है। इसी समतल भूमि ने यहाँ एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। मशीनों का रेवोल्यूशन। जाहिर है इतनी बड़ी जमीन पर हाथ से तो काम हो नहीं सकता। ये छोटे छोटे पारिवारिक खेतों जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सब कुछ इंडस्ट्रियल स्केल पे होता होगा। बिल्कुल, यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर्स का राज चलता है। ये मशीनें खेती की दुनिया के ट्रांसफार्मर रोबोट जैसी हैं। अच्छा। सोचिए, एक ही मशीन खेत में उतरती है और वो फसल काटती है, मतलब रीपिंग। फिर दानों को बालियों से अलग करती है, थ्रेशिंग। राइट। उसके बाद भूसे और कचरे को उड़ाकर साफ करती है, विनोइंग। ओके। और आखिर में साफ दानों को बोरियों में या स्टोरेज टैंक में भर भी देती है, सैकिंग। मतलब एक ही मशीन में सब कुछ। एक मशीन 4-4 काम। ये तो कमाल है। मतलब मेहनत और समय की कितनी बचत होती होगी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब सब कुछ इतना परफेक्ट है, मौसम, जमीन, टेक्नोलॉजी, तो यहाँ की पैदावार तो आसमान छूती होगी। प्रति एकड़ उत्पादन तो जबरदस्त होता होगा। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स? हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन इलाकों में प्रति एकड़ पैदावार यानी यील्ड पर एकड़ दुनिया में सबसे कम में से एक है। क्या? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। मतलब जहाँ दुनिया की सबसे एडवांस्ड फार्मिंग हो रही है, वहाँ पैदावार सबसे कम है। ये कैसे हो सकता है? आंकड़े देखिए। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज में गेहूं की पैदावार औसतन सिर्फ 23 बुशल प्रति एकड़ है। एक बुशल लगभग 27 किलो होता है। सिर्फ 23? और ऑस्ट्रेलियन पंपास और ऑस्ट्रेलियन डाउन्स में तो ये और भी कम है, 20 बुशल प्रति एकड़ से भी नीचे। ये तो सच में बहुत कम है। इसकी तुलना अगर हम घनी खेती वाले देशों से करें, जैसे यूरोप में, तो वहां क्या स्थिति है? जमीन आसमान का फर्क है।
जिन देशों में इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मतलब जहाँ छोटे खेतों पर ज्यादा मेहनत होती है। हाँ, जहां जमीन के छोटे टुकड़ों पर बहुत ज्यादा मेहनत और लागत लगाई जाती है, वहां के आंकड़े देखिए। यूनाइटेड किंगडम में यील्ड 50 बुशल प्रति एकड़ है। 50? मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। तो फिर प्रेरीज के किसान ऐसा क्यों नहीं करते? वो अपनी पैदावार 3 गुना क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही अलग है। इसे एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। यहाँ एक एक किसान के पास सैकड़ों बल्कि हजारों एकड़ जमीन होती है। हजारों एकड़? हाँ, 600 एकड़ से लेकर 40,000 एकड़ तक के खेत हो सकते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या एक किसान के लिए 40,000 एकड़ के हर हिस्से पर बराबर खाद डालना, सिंचाई करना और देखभाल करना प्रैक्टिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो बस बीज बोता है और काफी हद तक प्रकृति पर छोड़ देता है। लागत कम, मेहनत कम। अच्छा, तो यहाँ खेल पर एकड़ का नहीं बल्कि पर मैन का है। एग्जैक्टली। मतलब प्रति एकड़ भले ही कम उगे, लेकिन एक आदमी इतनी ज्यादा जमीन पर उगा रहा है कि कुल उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता। बिल्कुल, आपने नस पकड़ ली। यहाँ यील्ड पर एकड़ कम है, लेकिन यील्ड पर मैन यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा? क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम है और सारा काम भीमकाय मशीनें कर रही हैं। एक किसान और कुछ मशीनें मिलकर उतना अनाज पैदा कर देते हैं जितना किसी और देश में शायद पूरा गांव मिलकर करता होगा। और इसी वजह से ये देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक हैं। हाँ, क्योंकि वो अपनी जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा पैदा करते हैं। बिल्कुल। कनाडा का ही उदाहरण ले, वो अपने सालाना उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा एक्सपोर्ट कर देता है। 3/4। और सबसे बड़ा खरीदार कौन है? यूरोप। ये बात मुझे चौंका रही है। अभी आपने बताया कि यूरोप की अपनी पैदावार प्रति एकड़ 3 गुना ज्यादा है, फिर भी वो कनाडा और अमेरिका से गेहूं खरीद रहा है। ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। सेंस तब बनेगा जब आप आबादी को देखेंगे। अच्छा, कहाँ पर अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व सोवियत संघ के स्टेप्स से गेहूं और आटे से लदे जहाजों की लाइन लगी रहती है। ये ग्लोबल फूड ट्रेड की असलियत है। कमाल है। तो जो देश सबसे एफिशिएंट फार्मिंग कर रहा है पर एकड़ के हिसाब से, उसे उस देश से अनाज खरीदना पड़ रहा है जो सबसे इनएफिशिएंट फार्मिंग कर रहा है पर एकड़ के हिसाब से। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गेहूं है, क्या ये सब एक ही जैसा होता है या इसकी भी किस्में हैं जो अलग अलग जगहों पर उगती हैं? नहीं, ये एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर गेहूं के 2 मुख्य प्रकार हैं। दुनिया का लगभग 75% गेहूं विंटर व्हीट यानी शीतकालीन गेहूं होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे पतझड़ के अंत में या सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है। अच्छा। ये जमीन पर बर्फ की चादर के नीचे आराम से पड़ा रहता है और वसंत में उगना शुरू होता है। और इसकी क्या खासियत होती है? ये एक हार्ड व्हीट होता है जिसमें नमी कम होती है और प्रोटीन ज्यादा। ये गर्म महाद्वीपीय गर्मियों में पकता है और ब्रेड बनाने के लिए इसे दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो ब्रेड के लिए ये बेस्ट है। हाँ, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी की सबसे ज्यादा मांग है। अमेरिका में ग्रेट लेक्स के दक्षिण का जो हिस्सा है वो विंटर व्हीट का गढ़ है। और दूसरा प्रकार? वो जाहिर है स्प्रिंग व्हीट होगा। हाँ, स्प्रिंग व्हीट यानी वसंत में बोया जाने वाला गेहूं। ये उन इलाकों में उगाया जाता है जहां सर्दियां इतनी भयानक पड़ती हैं कि विंटर व्हीट का पौधा जीवित ही नहीं रह सकता। हाँ, वो जम जाएगा। जैसे कनाडा के प्रेरी प्रांत, एल्बर्टा, सस्केचवान, मैनीटोबा। तो जहां कड़ाके की सर्दी, वहां स्प्रिंग व्हीट। और इसकी क्वालिटी में क्या फर्क होता है? ये एक सॉफ्ट व्हीट होता है। ये ब्रेड के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन केक, बिस्किट और पेस्ट्री बनाने के लिए बेहतरीन होता है। अच्छा। और यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक और शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। वो क्या? वैज्ञानिकों ने प्लांट ब्रीडिंग के जरिए गेहूं की ऐसी किस्में तैयार की हैं जो ठंड को सह सकती हैं और सिर्फ 110 दिन के छोटे से ग्रोइंग सीजन में पककर तैयार हो जाती हैं। सिर्फ 110 दिन? ये तो बहुत तेज है। इसी की वजह से कनाडा में गेहूं की खेती और भी उत्तर की तरफ पीस रिवर रीजन तक संभव हो पाई है, जहां पहले कोई खेती के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वाह! ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने विज्ञान की मदद से प्रकृति की सीमाओं को भी लांघ दिया है। वैसे जिन इलाकों में मौसम थोड़ा और गर्म और नम होता है, वहां गेहूं की जगह मक्का भी उगाया जाता है, जिसे गेहूं से ज्यादा नमी और गर्मी चाहिए। ठीक है, तो इन घास के मैदानों में दुनिया को ब्रेड बास्केट तो दे दिया, लेकिन इन मैदानों की पहचान तो घास है। क्या उस घास का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ? ये तो अरबों खरबों जानवरों का पेट भर सकती है। बहुत सही सवाल है। और यहीं से इन मैदानों के ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कहानी शुरू होती है। अच्छा। पैस्टोरल फार्मिंग की, यानी पशुपालन की। जब शुरुआती यूरोपियन सेटलर यहाँ आए तो यहाँ ज्यादा जानवर नहीं थे,
लेकिन उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये अंतहीन घास के मैदान पशुओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो उन्होंने बाहर से जानवर लाना शुरू किया। हाँ, उन्होंने यूरोप से मवेशी, भेड़, सूअर और घोड़े लाकर यहाँ छोड़े, और वो यहाँ की परिस्थितियों में ऐसे फले फूले कि उनकी आबादी विस्फोटक तरीके से बढ़ गई। हाँ। लेकिन शुरू में एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप जानवरों को पाल तो सकते थे, उनका मांस और दूध भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ स्थानीय स्तर पर। आप उसे हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के बाजारों में कैसे बेचेंगे? सही बात है, मांस तो रास्ते में ही सड़ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? कैसे? समाधान एक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से निकला। 19वीं सेंचुरी के अंत में रेफ्रिजरेटेड जहाजों का आविष्कार हुआ। रेफ्रिजरेटेड शिप्स। हाँ, ये एक गेम चेंजर था। इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और लोगों के खाने की थाली को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप बीफ, मटन, डेयरी प्रोडक्ट्स को बिना खराब हुए दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते थे। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा सदर्न हेमिस्फीयर के घास के मैदानों ने उठाया होगा, है ना? क्योंकि वो यूरोप के बाजारों से सबसे ज्यादा दूर थे, जैसे अर्जेंटीना के पैम्पस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैम्पस में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां की हल्की सर्दियां और ज्यादा संतुलित बारिश पशुपालन के लिए एकदम आदर्श थी। सेटलर्स ने वहां एक और चालाकी की। उन्होंने वहां की जो मूल घास थी उसे हटाकर यूरोप से लाया गया अल्फाल्फा बोया। अल्फाल्फा? हाँ, अल्फाल्फा जानवरों के लिए एक सुपर फूड जैसा है, बहुत ही पौष्टिक चारा। मतलब जानवरों की डाइट ही अपग्रेड कर दी। डाइट भी और नस्ल भी। वहां के जो अर्ध जंगली मवेशी थे उन्हें यूरोप से लाई गई बेहतरीन नस्लों, जिन्हें पेडिग्री स्टॉक कहते हैं, अच्छा, उनसे या तो क्रॉस ब्रीड कराया गया या पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया। और नतीजा मांस की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ, और देखते ही देखते अर्जेंटीना के पाम्पास दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातक बन गए। ये तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। इसके लिए तो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा, खेत, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। बड़े बड़े रैंच बनाए गए, जिन्हें वहां स्टैंजियास कहते हैं। स्टैंसियास। फिर इन स्टैंजियास को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया। बंदरगाहों पर विशाल मीट पैकिंग फैक्ट्री लगाई गई, जिन्हें फ्रिगोरिफिकोस कहते थे। फ्रिगोरिफिकोस, ओके। खेत से जानवर सीधे इन फैक्ट्रियों में पहुंचते, जहां उन्हें प्रोसेस करके रेफ्रिजरेटेड जहाजों में लाद दिया जाता था। इस एक उद्योग ने ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो जैसे शहरों को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। और दुनिया के दूसरे घास के मैदानों में भी क्या यही कहानी दोहराई गई? कमोबेश यही हुआ। अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स बीफ उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र बन गए। ऑस्ट्रेलिया, जहां के डाउन्स घास के मैदान हैं, वो भेड़ पालन में आगे निकल गया और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है। सबसे बड़ा ऊन निर्यातक? हाँ, दुनिया का 1/3 ऊन वहीं से आता है। और अब तो यूरेशियन स्टेप्स, जो लंबे समय तक पिछड़े हुए थे, वहां भी रैंचिंग यानी बड़े पैमाने पर मांस के लिए पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ खेती या पशुपालन की नहीं है। ये कहानी है इंसानी इंजॉयनिटी और टेक्नोलॉजी की। कैसे कंबाइन हार्वेस्टर ने इन मैदानों को दुनिया का अन्न भंडार बनाया, और फिर कैसे रेफ्रिजरेटर जहाज़ों ने इन्हें दुनिया का एक तरह से बूचड़ खाना और डेयरी फार्म बना दिया। बिल्कुल सही। और ये हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। जो चीज़ एक पैमाने पर, मतलब पर एकड़ इनएफिशिएंट लगती है, वो दूसरे पैमाने पर मैन हाइपर एफिशिएंट हो सकती है। इन घास के मैदानों की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 20, the Temperate Continental Steppe Climate of Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.